हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। तो आप सभी स्टूडेंट को पता है कि देखिए अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है एजुकेशन के क्षेत्र में। तो जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको देखो क्या क्या मिलेगा। लाइव टेस्ट क्लासेस मिलता है, उसमें लाइव टेस्ट क्विजेस होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इसके साथ साथ ये हमारा जो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, तो आप इसके माध्यम से ऐसा इंटरफेस खुल के आता है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और आप इसे पढ़ सकते हो। मेरा नाम देवी सिंह है। इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शनल हिस्ट्री और पॉलिटी पीटी के लिए पढ़ाता हूं मैं। इसमें आप देखोगे कि ये जो आपको टेलीग्राम लिंक दिख रही होगी, इससे आप पिन मतलब पिन करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म से कुछ और एजुकेटर जुड़े हुए हैं। तो आप इनके इनके माध्यम से जुड़ करके अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। हमारे इसी प्लेटफॉर्म में करीब 15,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कोर्सेज पड़े हुए हैं। तो आप भी इनका लुत्फ उठा सकते हो। साथ ही साथ देखो हमारे पास कुछ प्लान है। एक आइकॉनिक का प्लान है, एक प्लस का प्लान है, एक ऑप्शनल का। आप सभी को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा कोड है देवी YT। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो इस कोड को जरूर यूज करो, मैं आपको पर्सनली असिस्ट करूंगा। इसमें आपको कॉम्प्रहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा। लाइव क्लासेस, टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। साथ में आपको आइकॉनिक में स्टडी प्लानर और पर्सनल कोच की व्यवस्था करी जाएगी। अगेन आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड या फिर वो जो मैंने DPYT बताया दोनों में से कोई यूज करते हो। देखिए ऑप्शनल का है, ऑप्शनल में अगेन आपको 10% डिस्काउंट। और आपने देखिए तो न्यू ईयर में कोई रेजोल्यूशन लिया है तो 2021 के लिए जिसे तैयारी करना चाहता है, 2022 के लिए, जो 2023 के लिए, तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकता है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं, हमारे कुछ बैचेस हैं 4 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। कुछ 1 साल के लिए डेडिकेटेड है, कुछ 2 साल के लिए, कुछ 3 साल के लिए बैचेस डेडिकेटेड हैं। तो आप इनसे जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। आप शायद इसमें भी देख पाओगे कि हमारा एक यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल कॉम्बो, तो इसमें आपको बहुत प्रॉफिट है। तो मेरा अगेन कोड है देवी YT, है ना, देवी YT, इसे कतई मत भूलिए। और इसको यूज करिए और आप ऑप्शन यानी जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ में करिए। तो इसके अंतर्गत देखो 88,705 रुपया है, जो कि आपको अगर मेरा कोड यूज करते हो तो 10% डिस्काउंट भी तो मिलेगा ना। तो आपको इतना प्राप्त होगा। इस सॉरी मतलब देना होगा, प्राप्त नहीं होगा, है ना। आइकॉनिक का देखो हमारा यानी प्राइस है वो हाइक होने वाला है, तो जल्द से जल्द जुड़ के आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो कल हम जो हमारा लास्ट लेक्चर था, हम उसमें जो घरेलू मुद्रा का विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे थे, वो पूरा हुआ नहीं था। तो कोई बात नहीं है, हम उसे थोड़ा सा और देखेंगे। और मैं इसको रिकैप करते हुए आगे बढ़ूंगा और आज इस लेक्चर को, मॉनेटरी पॉलिसी को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो इसमें 6 लेक्चर आए मॉनेटरी पॉलिसी में, और ये 100% है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। और पीटी और मेंस के लिए तो वैसे मेंस के लिए तो मैं दोनों को कंप्लीट करवा रहा हूँ। देखो हमने जो कि विभिन्न प्रकार के देश हैं, तो इनने अलग अलग प्रकार का अपने घरेलू मुद्रा को तय करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारण करने के लिए अलग अलग प्रकार का सिस्टम यूज करते हैं। अगर हम अपनी बात करें तो मैंने आपको बताया कि हम डर्टी फ्लोट सिस्टम अर्थात मैनेज सिस्टम यूज करते हैं। वहीं अमेरिका क्लीन फ्लोट सिस्टम यूज करता है, और जो चाइना है वो पैक्ट सिस्टम यूज करता है। लेकिन इसका एक्चुअल में अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, किसी भी देश की घरेलू मुद्रा के अन्य विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर का प्रभाव उस देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक रूप से पड़ता है। सच है, अगर हम बात करें तो यदि डॉलर जैसे कि कोई भी वैश्विक मुद्रा या फिर हार्ड करेंसी है, तो इसकी तुलना में अगर हम अपनी भारतीय मुद्रा की बात करें, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार मजबूत देखेंगे, एक बार मतलब क्या असर देखा जाएगा एक्चुअल में अर्थव्यवस्था में, तो ये देखते हैं। तो जैसे हम डॉलर की तुलना में, ये डॉलर है, अब 1 डॉलर 50 रुपए का है, ध्यान रखिएगा। अभी 1 डॉलर 50 रुपए का है। अगर डॉलर क्या हो जाता है, हमारा ये जो रुपया, ध्यान से सुनिएगा, ये रुपया अगर हमारा कमज़ोर हो जाए, कमज़ोर हो जाए, कमजोर के यहाँ मतलब क्या है कि अगर रुपया कमजोर होगा, तो इसका मतलब सीधा और सिंपल साधारण है कि हमें मतलब, अब जैसे कि कमजोर होने का मतलब डॉलर की तुलना में कमजोर होगा, तो
इसका जो जैसे कि $1 में 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 हो सकता है, पहले कितना था? 50 था। तो अब मान लो कमजोर हो गया, ऑब्वियस जब रुपया में, तो अब $1 खरीदने के लिए ₹70 देना पड़ेगा, तो रुपया कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? पहले हमें $50 देना पड़ता था, ठीक है? तो अब इस वजह से आप कह सकते हो कि भैया जो रुपया है, ये क्या हो गया? कमजोर हो गया है। तो अगर रुपया कमजोर हो जाएगा, तो आप देखोगे कि जो हमारा आयात है, हमारा आयात, ध्यान से देखिएगा, अगर किसी भी प्रकार से यानी रुपया अर्थात घरेलू मुद्रा हमारी कमजोर होगी, तो आयात महंगा हो जाएगा। आयात महंगा हो जाएगा। कैसे आयात महंगा हो जाएगा? इसे समझिएगा। हो जाएगा, देखो, मान लो कि आयात, अब देखो जब आयात महंगा होगा, तो महंगाई क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी। क्यों महंगाई बढ़ेगी? हमारे आयातक बाहर से सामान खरीद के लाएंगे, और अगर उन्हीं को महंगा मिलेगा, तो बहुत सिंपल और बहुत साधारण है कि महंगाई क्या हो जाएगी? इनहंस कर जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। और जब महंगाई बढ़ जाएगी, तो आप देखोगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आयात महंगा होने के चलते या रुपया कमजोर होने के चलते जो बाह्य ऋण है, क्या है? बाह्य ऋण, एक्सटर्नल जो डेट है, तो बाह्य ऋण स्वतः महंगा हो जाए। बाह्य ऋण स्वतः महंगा हो जाए। तो अब देखोगे बाह्य ऋण यहाँ स्वतः महंगा हो सकता है, जो एक्सटर्नल डेट है स्वतः महंगा हो सकता है। तो जरा इसको देखिएगा कि ये कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखना, जैसे कि अभी $1 में ₹50 है, ठीक है? और ये यूएसए है, और ये क्या है? इंडिया है। आयात का मतलब क्या होता है कि हमें बाहर देशों से क्या करना है? चीजों को खरीद के लाना है अपने देश में। आयात का मतलब यही होता है ना। तो इंडिया अमेरिका से एक मोबाइल खरीदने गया। क्या खरीदने गया? मोबाइल खरीदने गया। कौन? ये देश है हमारा, जो भारत देश है, अमेरिका से। तो आयात तभी तो होगा ना। तो अब अगर हमारा, ध्यान से सुनिएगा, अब $1 ₹70 में है। $1 ₹70 में है। तो हम तो अमेरिका को डॉलर में पेमेंट करेंगे, रुपया में तो पेमेंट करेंगे नहीं। तो जब हम आरबीआई के पास जाएंगे, क्योंकि हमें डॉलर कहाँ से मिलेगा? हम आरबीआई से, हमारे जो हमारे आयातक हैं, ठीक है? तो आरबीआई के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भैया हम मोबाइल अमेरिका से खरीदना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ रुपया है, तो हमें उसमें डॉलर में चेंज कर दो। तो आरबीआई के पास फॉरेक्स होता है, ये आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। आरबीआई डॉलर डॉलर में चेंज कर देगा। तो अब आप, हमारा रुपया देखो यहाँ मजबूत हो चुका है, तो अब हमें $1 खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? ₹70 देना पड़ेगा। पहले कितना देना पड़ता था भैया? $1 के लिए ₹50 देना पड़ता था। तो महंगा होने के चलते इनको मोबाइल महंगा पड़ा ना। मोबाइल क्या हुआ? महंगा पड़ा। और जब मोबाइल महंगा पड़ा, तो ये आके घरेलू बाजार में क्या करेंगे? महंगा बेचेंगे। घरेलू बाजार में महंगा बेचेंगे। तो जब घरेलू बाजार में महंगा बेचेंगे, तो महंगाई क्या होगी? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो महंगाई बढ़ेगी। तो आप देखो कि जब-जब हमारा रुपया कमज़ोर होगा विदेशी मुद्रा की तुलना में, तब-तब हमारा आयात है, वो क्या होगा? हमारा आयात, ध्यान से सुनिएगा, महंगा होगा। हमारा आयात महंगा होगा। और जब आयात महंगा होगा, तो ओवरऑल हमारी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है? अब इसी के विपरीत स्थिति देखना है भैया, कि इसकी विपरीत स्थिति क्या होती है। आपने यहाँ तक देखा। अब देखो, अगर आयात महंगा हो रहा है, तो निर्यात इस हालात में सस्ता होगा। निर्यात है हमारा, अगर मजबूत, हमारी जो घरेलू मुद्रा है, अगर घरेलू मुद्रा है, तो जो निर्यात है, क्या है? निर्यात, घरेलू मुद्रा है। तो अगर ये जो निर्यात है आप देख रहे हैं, ये निर्यात क्या हो जाएगा? ये सस्ता हो जाएगा। निर्यात सस्ता हो जाएगा। कैसे निर्यात सस्ता हो जाएगा? जरा यहाँ देखिएगा। निर्यात क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा, अगर हमारी घरेलू मुद्रा कमजोर पड़ती है विदेशी मुद्रा की तुलना में। तो भारत में आयात बढ़ेगा, सॉरी, भारत में
निर्यात है भारत का, निर्यात बढ़ेगा। निर्यात क्या होता है कि हम अपना सामान बाहर देशों को बेचते हैं, तो हमारा जो सामान है वो बाहर ज्यादा देशों में बिकेगा, तो हमारा क्या होगा, जो निर्यात है, ठीक है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब हमारा रुपया कमजोर होने से निर्यात बढ़ेगा, इसके साथ साथ विदेशी, ध्यान रखिएगा, विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। क्या होगा, विदेशी निवेश भी बढ़ेगा, विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। जरा इसको हम वैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे ये सारी चीजें काम करेंगी। तो जरा देखो कि वैसे ही मान लो कि $1 इस समय 50 रुपया का है, $1 50 रुपया का है। में धीरे से हमारा रुपया कमजोर हो जाता है, तो अब $1 70 रुपए में हो जाता है, $1 70 रुपए में हो जाता है। अब एक तरफ यूएसए है भैया, और एक तरफ ये इंडिया है, एक तरफ इंडिया है। अब मैंने कहा कि हमारा निर्यात क्या होगा, सस्ता होगा। अब देखना जरा निर्यात कैसे सस्ता होगा। ये तो हमारा, ये यूएसए है, और निर्यात का मतलब, मान लो कि यूएसए को मोबाइल की जरूरत है, यूएसए के जो आयातक हैं इनको मोबाइल की जरूरत है, तो ये इंडिया से मोबाइल खरीदने आएंगे, इंडिया से क्या है, मोबाइल खरीदने आएंगे। तो ये लोग अपने संपर्क करेंगे फेडरल रिजर्व में, मतलब अपनी केंद्रीय, जो ये संपर्क करेंगे अपनी केंद्रीय बैंक में, और वहां से ये रुपया लेके, ध्यान से सुनिएगा, ये वहां से रुपया लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, रुपया लेके आएंगे। अरे भारत में डॉलर में थोड़ी ना मोबाइल मिलेगा, रुपया में मिलेगा, तो रुपया लेके आएंगे। अब ये मोबाइल इस समय मान लो कि $1 में मिलता था, ध्यान दीजिएगा, इस समय ये $1 में मिलता था, ठीक है। तब 50 रुपए कीमत थी। अब हमारी मुद्रा हो गई कमजोर, तो हम इस व्यक्ति को, जो ये अमेरिका का व्यक्ति है जो हमसे मोबाइल खरीदने आया है, तो एक मोबाइल देंगे, साथ में कहेंगे कि भैया ये ₹20 आपका बच रहा है। अगर ये हमें डॉलर पे करता है, क्योंकि रुपया हमारा वो कमजोर हो चुका है, तो कहेंगे कि देखो ये $1, अभी भी तुम्हारा ये जो मोबाइल $1 का है, लेकिन हमारा रुपया कमजोर होने से हम तुम्हें $1 का मोबाइल दे रहे हैं, लौटा के आपको ₹20 ऊपर से देंगे। क्या करेंगे, ₹20 ऊपर से देंगे। तो देखो हमारा, अब ज्यादा से ज्यादा लोग, अब इन लोगों के क्या फर्क पड़ेगा, मार्जिन होगा, फायदा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा भारत की बाजार में जो यहाँ के आयातक हैं विदेशों के, आएंगे और भारत से सामान खरीद के ले जाएंगे और अपने देशों में बेचेंगे। तो हमारा निर्यात, याद करो मैंने क्या बोला था, हमारा निर्यात जो है ज्यादा होगा, निर्यात ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि निर्यात सस्ता हो गया है, इस वजह से निर्यात ज्यादा होगा। मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था इसी के अंतर्गत कि देखो भैया, वो हमारा घरेलू मुद्रा, विदेशी मुद्रा के कमजोर होने से क्या होगा, हमारा विदेशी निवेश भी, जो बाहर के लोग आएंगे तो विदेशी निवेश भी बढ़ेगा। तो जरा एक बार ये देख लो कि कैसे विदेशी निवेश बढ़ेगा। मान लो $1 50 रुपए है, ठीक है। अब हमारा रुपया हो गया कमजोर, तो $1 70 रुपया का हो गया, कितने, 70 रुपए का हो गया। तो कोई विदेशी व्यक्ति, मान लो कि मुझे एडम गिलक्रिस्ट भारत में निवेश करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या किए कि भारत में निवेश करना चाहते हैं, पहले ये $100 लेके आए, मान लो $100 लेके आए, तो 50 के रेट पे इनको कितना रुपया मिलेगा, इनको जाके, यानी कितना, 50 के रेट पे इनको $5,000 मिल गया, $100 पे $5,000 मिल गया ना। लेकिन अब वही डॉलर हमारा, ध्यान से सुनिएगा, अब ये भारत में निवेश करना चाह रहे हैं, क्या है, भारत में निवेश, अर्थात भारत की बाजार में, जैसे कि मान लो कोई कंपनी खोलना चाह रहे हैं, तो जमीन तो रुपए में खरीदेंगे, तो ये भारत में निवेश करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, भारत में निवेश करना चाह रहे हैं। अब अगर हमारा रुपया कमजोर हो गया, मान लो अब हमारा रुपया जो है कमजोर हो गया, $70 में हो गया, तो अब यही व्यक्ति जो $100 लेके आया था, तो अब इसको हम कितना, $70 के हिसाब से $7,000 देंगे, कितना, $7,000 देंगे। तो जो व्यक्ति 5,000 जब मिल रहा था उसे, अब अगर उसी को 7,000 मिलेगा, तो वह भारत में ज्यादा निवेश के लिए उत्सुकता दिखाएगा, वो भारत में ज्यादा निवेश करेगा। क्या करेगा, भारत में ज्यादा निवेश करेगा, ठीक है ना। तो वह हमारा निवेश, ऑब्वियस है, जब हमारा पैसा कमजोर होगा, तो निवेश क्या हो जाएगा, निवेश बढ़ जाएगा, निवेश बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आई कि ये ऐसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है,
ये चीज समझ आ गई। अब जिसे इसके अगर उल्टा स्थिति हो, इसके भिन्न स्थिति हो, तो क्या होगा जरा इसे देख लो। अब मान लो, मानना है आपको, मानना है, मान लो कि अब घरेलू मुद्रा हमारी मजबूत हो रही है विदेशी मुद्रा की तुलना में। जो घरेलू मुद्रा है हमारा, घरेलू मुद्रा मजबूत हो रही है। क्या हो रही है? मजबूत हो रही है। मजबूत हो रही है किसकी तुलना में? विदेशी मुद्रा की तुलना में। विदेशी मुद्रा की तुलना में। तो क्या स्थिति देखने को मिलेगी, जरा इस पे नजर डालिएगा। देखो, जब मान लो कि ये सॉरी, 1 डॉलर है और ये पहले 50 रुपए का है। कितने का? 50 रुपए का। लेकिन हमारा जो रुपया है ये मजबूत हुआ। मैं बताऊंगा मजबूत और कमजोर क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये जो रुपया है मजबूत हुआ, हमारा हमारा रुपया सॉरी, हमारा रुपया मजबूत हुआ। तो अब ये 1 डॉलर का ये 30 रुपया पड़ रहा है। रुपया मजबूत हुआ ना, तो अब डॉलर की तुलना में अब ये अब मान लो 30 रुपए का पड़ रहा है। तो इस हालात में आयात क्या हो जाएगा? आयात ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो आयात है सस्ता हो जाएगा। आयात सस्ता हो जाएगा। आयात सस्ता हो जाएगा। और जब आयात सस्ता होगा तो महंगाई, ध्यान से सुनिएगा, अब हमारे आयातकों को सस्ता मिल रहा है तो महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हमारा जो एक्सटर्नल डेट है, बाह्य ऋण, वो स्वतः कम हो जाएगा। बाह्य ऋण क्या हो जाएगा? स्वतः कम हो जाएगा। ठीक है। ये कैसे स्थिति देखने को मिलेगी? मान लो कि हमने वर्ल्ड बैंक या कहीं से पैसा बोरो करके रखा है, तो हम तो बोरो जो किए होंगे वो डॉलर में किए होंगे, तो ये तो एक्सटर्नल ऋण है, हमें उसी में चुकाना पड़ेगा। लेकिन कल हमने मान लो कि 1 डॉलर क्या किया था? बोरो किया था। 1 डॉलर बोरो किया था। ठीक है। तो हमने 1 डॉलर के लिए हमने अगर बोरो किया था, तो हमें एक ये समझ लो कि अगर वो रुपए में हमें पेड करेगा तो 50 रुपया पेड करेगा। लेकिन हमें आज 1 डॉलर उसे वापस करना है, तो हम अंतरराष्ट्रीय बाजार से 1 डॉलर खरीदने के लिए मात्र हमें 30 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। क्या है? 30 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि हमारा जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है अर्थात बाह्य ऋण है, वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि हमारा रुपया मजबूत हो गया। हमारा रुपया मजबूत हो गया, तो ये कम हो गया। तो अब देखो ये महंगाई, क्योंकि देखो यहाँ दोबारा सुनिएगा, आयात सस्ता हुआ। मैं बताऊंगा आयात कैसे सस्ता होगा। तो आयात सस्ता होगा तो महंगाई कम हो जाएगी। और जब महंगाई कम हो जाएगी, यानी जो इन्फ्लेशन है कम हो जाएगा, तो आर्थिक समृद्धि फिर क्या है कि बढ़ेगी। ठीक है। क्यों? महंगाई कम हो रही है तो लोग ज्यादा ज्यादा उपभोग करेंगे और फिर आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट देखिएगा। पहले तो इसे वैसे ही समझ लो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल से समझाया था। ये यूएसए है और अ, चलो ये यूएसए है, ये इंडिया है, ये इंडिया है। मान लो कि 1 डॉलर अभी 50 रुपए का है। कितने का? 50 रुपए। अगर हमारा रुपया घरेलू मुद्रा मजबूत होती है तो 30 रुपए का हो जाता है। मैंने क्या कहा? आयात सस्ता होगा। आयात, आयात क्या बोलते हैं कि हम जो चीज बाहर से खरीदते हैं उसको आयात कहा जाता है। बाहर देशों से खरीदते हैं तो उसको आयात कहा जाता है। तो ये जो मोबाइल है, जरा इस पे नजर डालो। एक मोबाइल हमें अमेरिका से चाहिए। क्या चाहिए? मोबाइल हमें अमेरिका से चाहिए। तो पहले हमें इस मोबाइल खरीदने के लिए, अब ये हमें मोबाइल तो डॉलर में देगा। किसमें देगा? ये मोबाइल तो हमें डॉलर में देगा ना, रुपए में तो देगा नहीं। तो पहले हमें इस मोबाइल को खरीदने के लिए 50 रुपया खर्च करना पड़ता था। हम अपनी आरबीआई के पास, हमारे आयातक आरबीआई के पास जाते थे और कहते थे कि हमें मोबाइल अमेरिका से खरीदना है, तो हमारे पास कुछ रुपया है तो हमें डॉलर दे दो, तो उन्हें पे करना है। तो पहले की स्थिति में अगर ये मोबाइल की कीमत 1 डॉलर थी तो 50 रुपया खर्च करना पड़ता। कितना? 50 रुपया खर्च करना पड़ता। लेकिन अगर ये हमारा रुपया मजबूत हो गया, क्या हो गया? मजबूत हो गया। किसकी तुलना में? डॉलर की तुलना में। तो अब हमें तो 30 ही रुपया खर्च करना पड़ेगा ना। तो अब हम ज्यादा से ज्यादा आयात कर सकेंगे और मोबाइल इंडिया मंगा लेंगे। क्या है? और मोबाइल इंडिया मंगा लेंगे। तो आयात हुआ ना सस्ता। आयात सस्ता हुआ। आयात सस्ता हुआ। लेकिन निर्यात महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ निर्यात महंगा हो जाएगा। निर्यात महंगा हो जाएगा।
अब आयात सस्ता हुआ तो निर्यात कैसे महंगा हो जाएगा, जरा ये देखते हैं आप। अब देखो, ये यूएसए है और ये इंडिया है। ये क्या है, इंडिया है। अब निर्यात का मतलब क्या है कि हम अपनी चीजें बाहर देशों में पंप कर रहे हैं, यही तो है ना, कि हम अपनी चीजें बाहर देशों में भेज रहे हैं। तो मान लो कि अमेरिका को क्या है, अमेरिका के किसी व्यक्ति को भारत में मोबाइल चाहिए, भारत में क्या चाहिए, अमेरिका के किसी व्यक्ति को मोबाइल चाहिए। तो अगर भारत में इस अमेरिका के किसी व्यक्ति को मोबाइल चाहिए और हमारा रुपया जो है क्या हो गया है, मजबूत हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, निर्यात महंगा हो जाएगा। कैसे, अब देखो, पहले मान लो जो पहले की स्थिति, वैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले $1 खरीदने के लिए आप देखोगे कि $1 खरीदने के लिए कितना, ₹50। मतलब अगर ये मोबाइल तो पैसों में खरीदेंगे, तो ये अपनी बैंक के पास जाएंगे, यूएसए के बैंक अपनी बैंक के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें भारत से मोबाइल खरीदना है। तो एक काम कर दो जरा, कि हमें क्या चाहिए, आप हमारा डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर दो। तो अब इसको ₹50 मिलते थे पहले, लेकिन हो गया है अब रुपया मजबूत, रुपया क्या हो गया है, मजबूत। तो अगर अब मात्र $1 में इसको ₹30 मिलेंगे। मोबाइल तो भैया ₹50 का है, मोबाइल में तो कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो अगर मोबाइल खरीदना है तो जो $1 में मिल जाता था, वो अब 1 से ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, 1 से ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। तो हुआ ना, हमारा निर्यात क्या हो जाएगा, हमारा निर्यात महंगा हो जाएगा। तो ये इसमें, ये इसका पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं होगा। देखो, इंडियन इकोनॉमी ना बहुत आसान है, बहुत आसान है रियली में। पीटी में ना करीब इसमें से अगर हम बात करते हैं तो पीटी में आप ये समझ लो कि करीब 15 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन, मोर देन 15 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। और अगर आप जैसे मुझसे पढ़ के जाते हो तो 12 क्वेश्चन, ये मैं गारंटी देके स्टैम्प पे लिख के कह दूंगा कि 12 क्वेश्चन डायरेक्ट हिट कर जाओगे, डायरेक्ट हिट कर जाओगे अगर सारी क्लासेस करते हो। 170 घंटे की करीब 160 घंटे की क्लासेस होती है, और जो नोट्स होती है 350 पेज से ऊपर की। कोई एनसीईआरटी की जरूरत नहीं है, चाहे वो पीटी हो या मेंस, या इसके साथ साथ कोई बुक्स की जरूरत नहीं, कोई बुक्स की जरूरत नहीं है इंडियन इकोनॉमी के लिए, है ना। तो चलो, अब और एक थोड़ी सी कहानी सुन लो। अब देखो, यदि डॉलर का आगमन निरंतर बढ़े, ध्यान से सुनिएगा, अगर डॉलर का निरंतर आगमन बढ़े, तब ऐसे में डॉलर कमजोर होगा और रुपया मजबूत होगा। मान लो, ऐसे सोच लो, जैसे कि अगर ये डॉलर है और ये रुपया है, अगर डॉलर की मात्रा, ये भारत का बाजार है ना, तो डॉलर की मात्रा भारत में खूब क्या हो, पंप करी जाए, खूब बढ़े इसकी मात्रा भारत में, खूब बढ़े, तो क्या होगा, ये जो रुपया है, अब ध्यान से सुनिएगा, डॉलर कमजोर होगा और रुपया मजबूत हो जाएगा, रुपया मजबूत होगा और ये डॉलर कमजोर हो जाएगा, ये डॉलर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इसकी सप्लाई ज्यादा हो गई, इसकी सप्लाई ज्यादा हो गई, तो इसके चलते ये कमजोर हो जाएगा और रुपया क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो, जब रुपया मजबूत होने की प्रक्रिया में अब होता क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक परिसीमन लागू कर दिया जाता है, और आरबीआई उस परिसीमन तक, जो कि मैंने बताया था, जो हम सिस्टम यूज करते हैं, मैं इस सिस्टम के अंतर्गत आपको समझाया था ना, कि भैया क्या होता है कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली फ्लोट सिस्टम अर्थात मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम यूज करते हैं। तो हम एक परिसीमन लागू कर देते हैं और वहां तक वेट और वॉच करते रहते हैं। क्या करते हैं, वेट और वॉच करते रहते हैं। वेट और वॉच का मतलब है कि हम देखते रहते हैं कि ये परिसीमन के ऊपर, मान लो कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है कि जैसे ये रेंज है, ठीक है, तो आरबीआई ने ये तय कर दिया है कि भैया ये जो डॉलर है ना, ये डॉलर ₹50 से नीचे नहीं आना चाहिए और ₹70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ₹70 से नीचे नहीं, ऊपर नहीं जाने चाहिए और 50 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आरबीआई जब तक इसके बीच में है, तो सारा चीज बाजारी ताकतों पे चल रहा है, लेकिन जब इस सीमा के बाहर क्रॉस होगा तो आरबीआई हस्तक्षेप करेगी। क्या करेगी, आरबीआई हस्तक्षेप करेगी, आरबीआई हस्तक्षेप करेगी।
इसी को क्या कहते हैं, डर्टी फ्लोट सिस्टम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, डर्टी फ्लोट सिस्टम, जो कि मैं ऑलरेडी से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब इसके जस्ट थोड़ा सा अपोजिट देखिएगा कि क्या कंडीशन होती है। डॉलर के कमजोर होने से, कमजोर होने को रोकने के लिए कुछ तो कुछ ऐसा प्लान करता होगा आरबीआई, उसके पास कुछ तो ऐसा होगा। तो अगर डॉलर को कमजोर होने से रोकने के उद्देश्य से, रुपए को ज्यादा मजबूत होने से रोकने के उद्देश्य से आरबीआई बाजार में डॉलर खरीदना शुरू कर देती है। कैसे, देखो जरा, अब मैंने बताया कि जैसे ये डॉलर है, ये डॉलर है, इसकी खूब सप्लाई हो रही है, इसकी खूब सप्लाई हो रही है, और ये लगातार क्या हो रहा है, डॉलर भारतीय मुद्रा की तुलना में कमजोर हो रहा है। क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। तो मैंने बताया कि जब जब ये कमजोर होगा तो हमारा जो बाजार है, तो उसमें आयात और निर्यात, ऑलरेडी मैं इससे पहले समझाया कि भैया जब जब देखो, हमारा जब रुपया कमजोर हो रहा था तो आयात हमारा क्या हो रहा था, आयात महंगा हो रहा था, आयात महंगा हो रहा था, महंगा हो रहा था। लेकिन जब हमारा रुपया कमजोर हो रहा था तो यहाँ निर्यात क्या हो रहा था, सस्ता हो रहा था, निर्यात सस्ता हो रहा था। तो अगर डॉलर कमजोर होगा तो इनका आयात है ना, मतलब विदेशियों का जो आयात है ये कमजोर होगा, आयात कमजोर होगा, मतलब कि हमारा जो सॉरी आयात इनका महंगा हो जाएगा, आयात इन्हें महंगा पड़ेगा। तो ये विदेशों से यानी हमारे जैसे देशों से चीजों को कम खरीदेंगे, तो निर्यात भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनको आयात महंगा पड़ रहा है, मतलब हमें हमारा आयात महंगा हो रहा है, हमारा निर्यात महंगा हो रहा है, इन लोगों का आयात महंगा पड़ रहा है, तो हम जो निर्यात कर रहे हैं वही तो इनका आयात है। ठीक है ना, तो इस हालत में आप देखोगे कि आरबीआई क्या करेगी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनको संरक्षित करने के लिए, निर्यातकों को बचाने के लिए क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा डॉलर, जो डॉलर है वो अर्थव्यवस्था से स्वयं खरीदना चालू कर देगी, अर्थव्यवस्था से डॉलर खरीदना शुरू कर देगी। कौन, आरबीआई। क्यों ऐसा करेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बताया कि देखो भैया, अगर विदेशी मुद्रा है ना, अगर विदेशी मुद्रा क्या होती है, कमजोर होती है, ठीक है, तो निर्यात पे और आयात पे क्या-क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ को मैंने आपको डिटेल से समझाया ना। जैसे कि देखो दोबारा से सुन लो, यहाँ पक्का से कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। देखो मैंने ये कहा कि किसी भी देश में अगर घरेलू मुद्रा है, और जो घरेलू मुद्रा का जो एक्सचेंज रेट है, जो इसका निर्धारण है, तो ये कैसे तय किया जाता है? अगर मान लो कि जैसे डॉलर की तुलना में हमारी जो मुद्रा क्या होती है, कमज़ोर होती है, तो हमारा आयात क्या हो जाएगा, महँगा हो जाएगा। हमारा आयात महँगा हो जाएगा, मतलब उनका निर्यात क्या हो जाएगा, महँगा हो जाएगा। अगर हमारा रुपया मजबूत हो जाता है, हमारा रुपया मजबूत हो जाता है, तो हमारा रुपया मजबूत होने का मतलब क्या हुआ कि निर्यात जो है, निर्यात निर्यात पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, निर्यात महँगा हो जाएगा। देखो, इसे दोबारा समझो, अगर हमारा रुपया, मान लो ये विदेशी, जो विदेशी है ना ये लोग, ये विदेशी, अगर इनका रुपया मजबूत होगा, अगर इनका रुपया मजबूत होगा, ठीक है, पहले कमजोर ले लेते हैं, मजबूत तो समझ ही चुके हो आप, है ना। इसको क्या करते हैं, कमजोर ले लेते हैं, यही तो हमें देखना है। ये क्या है, कमजोर अगर होता है तो इनका जो निर्यात है ना, अब देखो, इनका जो रुपया क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो इनका निर्यात महंगा होगा, निर्यात महंगा होगा। और जब निर्यात महंगा होगा तो निर्यात पे प्रतिकूल प्रभाव देखा जाएगा, निर्यात पे क्या है, प्रतिकूल प्रभाव देखा जाएगा। तो मैं यही तो चीज आपको बहुत देर से बताने जा रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ कि भैया इसमें एक बहुत मतलब एक तरीके से कि जो इकोनॉमी, मान लो जो देश डायरेक्टली इसी पे डिपेंड है, वो ज्यादा ज्यादा चीजों को निर्यात ही करते हैं, तो उनकी इकोनॉमी तो पूरी तरीके से, एक तरीके से आप ये कह लो कि चौपट हो गई। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, अब इनका निर्यात महँगा होगा, क्या होगा? निर्यात महँगा होगा, ठीक है? तो यानी हम जो निर्यात कर रहे हैं वो मतलब इनको महँगा पड़ रहा है, ठीक है? इनका निर्यात महँगा पड़ रहा है। अब देखोगे कि अगर डॉलर कमज़ोर होता है, तो इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए आरबीआई, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, वो मार्केट से, अर्थव्यवस्था से
अर्थव्यवस्था से डॉलर खरीदना शुरू कर देगी, डॉलर खरीदना शुरू कर देगी। ये डॉलर क्यों कमजोर हो रहा था? सप्लाई इसकी ज्यादा थी, सप्लाई ज्यादा थी तभी तो कमजोर हो रहा था। तो खरीदना, अर्थव्यवस्था से आरबीआई खरीदना शुरू कर देगी, ठीक है। और मार्केट में रुपया पंप होने लगेगा। अब ये से जब डॉलर खरीदने की तो रुपया पंप होने लगेगा, और जब रुपया पंप होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। क्या है? लोग क्यों इन्फ्लेशन बढ़ेगा? मांग करेंगे ना, तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपने ये देखा कि जो इस खरीदारी से डॉलर की आपूर्ति कम कर दिया जाएगा। अगर इसमें खरीदारी को, अगर मैंने ये बताया ना कि इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन महंगा हो जाएगा। कब? कब? अगर ये ज्यादा से ज्यादा आरबीआई अपनी तरफ अब डॉलर को सोखने लगेगी, ठीक है। तो मार्केट में ऑब्वियस है पैसा आएगा, क्योंकि रुपए में ही तो ये खरीदेगी, ऐसा तो खरीद नहीं लेगी। तो आप इसके आरबीआई बाजार से जब डॉलर खरीदेगी तो इस खरीदारी से डॉलर की अतिरिक्त आपूर्ति को कम कर दिया जाएगा। और जब अतिरिक्त आपूर्ति को कम कर दिया जाएगा तो डॉलर की खरीदारी की इस प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था में खूब रुपया आ जाएगा, खूब रुपया प्रवाहित होगा। इससे मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। अच्छा, मुद्रास्फीति को नीचे लाने के लिए, नीचे लाने के उद्देश्य से आरबीआई अतिरिक्त भारतीय मुद्रा को सोखने का प्रयास करेगी। जो भारतीय मुद्रा खूब ज्यादा मार्केट में आ चुका है, क्योंकि अब महंगाई भी तो बढ़ेगी ना, तो सोखने का दोबारा से प्रयास करेगी। तो इसके लिए मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का प्रयोग प्रारंभ कर दिया जाएगा। क्या है? मार्केट स्टेबलाइजेशन, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि मार्केट स्टेबलाइजेशन, क्योंकि पैसा को अब मार्केट से रुपया खूब पंप हो चुका है, तो अर्थव्यवस्था से रुपया को उठाना भी तो है ना। तो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का क्या किया जाएगा? प्रयोग प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा और उसपे खूब ब्याज दर, वो खूब उसपे से रिटर्न दिया जाएगा। तो लोगों को खूब रिटर्न मिलेगा, खूब ब्याज दर मिलेगा। तो लोगों, अब देखिए, अब अगर सरकार क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है कि आरबीआई से एक तरफ तो उसने डॉलर खरीद के और सप्लाई को बढ़ा दिया, तो अब वही सरकारी प्रतिभूतियों को, सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं ये जारी करके और अर्थव्यवस्था से पैसा क्या कर लेगी? सोख लेगी, सोख लेगी। मान लो ये पैसा, सरकारी प्रतिभूतियां जो आरबीआई है, ये क्या कर रही? जारी कर दी सरकारी प्रतिभूतियों को। तो अगर ये बैंकों को या फिर अर्थव्यवस्था में लेके आएगी सरकारी प्रतिभूतियां, तो यहाँ तो प्रतिभूतियां दे देगी, यहाँ से पैसा कहाँ चला जाएगा? आरबीआई की ओर चला जाएगा, ठीक है ना। तो सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर भी ये पैसा को क्या कर लेगी? सोख लेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को आर्टिफिशियल स्टेरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम निष्फलीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इसके अंतर्गत आर्टिफिशियली स्टेरलाइजेशन या कृत्रिम, कृत्रिम निष्फलीकरण, निष्फलीकरण कहते हैं। इसको और साधारण भाषा में सुनिएगा, मैं इसको और साधारण भाषा में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो भैया, होता क्या है कि अगर जो विदेशी मुद्रा है, अगर वो कमजोर होती है, मान लो कि डॉलर है अगर कमजोर होता है, तो अगर डॉलर कमजोर होगा तो इसका जो यानी निर्यात है, निर्यात महंगा होगा, महंगा होगा ना। और जब निर्यात महंगा होगा तो जैसे कि आप देखो कि जब निर्यात महंगा होगा तो दूसरे देशों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके चलते डॉलर की खूब मान लो सप्लाई हो जाती है। क्यों कमजोर होगा? पहले इसे देखो, डॉलर क्यों कमजोर होगा? अगर खूब सप्लाई हो जाती है तो आरबीआई कोई ना कोई तो उपाय इजाद करेगा ना भाई। क्या करेगा कि इस सप्लाई को मेंटेन, ये जो खूब सप्लाई हो रही है, एक मिनट, है ना, अगर ये खूब डॉलर की सप्लाई हो रही है तो आरबीआई मार्केट से, अर्थव्यवस्था से ज्यादा क्या करने लगेगा? डॉलर को खरीदने लगेगा, ताकि डॉलर कमजोर ना हो, ताकि डॉलर कमजोर ना हो। क्यों कमजोर ना हो? कि जरा ध्यान दो कि हमने बोला था कि अगर हमारा रुपया क्या होगा? मजबूत होगा। मतलब हमारा रुपया मजबूत हुआ तो डॉलर कमजोर हुआ। और जब हमारा रुपया मजबूत हुआ तो हमारा निर्यात महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा निर्यात महंगा हो जाएगा। वही तो मैंने बताया कि जब ये कमजोर हो रहा है ना डॉलर, तो हमारा निर्यात महंगा हो रहा है। तो हमारे जो निर्यातक हैं, निर्यातकों पर प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। निर्यातक चिल्लाएंगे, एक्सपोर्टर बोलेंगे ये क्या कर रहे हो भैया, जरा थोड़ी सी हमारा भी तो ध्यान रखो।
तो अब आरबीआई इनको संरक्षित करने के लिए निर्यातकों को बचाने के लिए आरबीआई कहाँ पे आएगा, मार्केट में और अर्थव्यवस्था में कहेगा कि ये डॉलर खरीदना जो सॉरी आरबीआई खूब डॉलर खरीदना अर्थव्यवस्था से चालू कर देगा। तो अब डॉलर है वो आरबीआई की तरफ जाने लगेगा। तो आरबीआई जब डॉलर खरीद रहा होगा अर्थव्यवस्था से तो ये पैसा आ जाएगा, खूब अर्थव्यवस्था में पैसा आ जाएगा। और जब पैसा आ जाएगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। क्यों महंगाई? सभी के पास पैसा हो गया है। तो जब महंगाई बढ़ जाएगी तो आपको यहाँ समझ होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए कि महंगाई बढ़ जाएगी तो एक तरीके से ये भी खतरनाक है, ये भी बेकार है अर्थव्यवस्था के लिए। तो अब इस समस्या से निजात पाने के लिए देखो, एक समस्या से तो निजात पा लिया कि ज्यादा से ज्यादा डॉलर खरीद को उसको कमजोर होने से रोक लेगा ताकि हमारा निर्यात ना प्रभावित हो। तो एक समस्या तो इसने सॉर्ट आउट कर दिया, लेकिन इसने दूसरी समस्या को जन्म दे दिया। तो अब ये जो पैसा ज्यादा से ज्यादा पंप कर दिया है, इस पैसे को सोखने के लिए वो आरबीआई कुछ ना कुछ उपाय इजाद करेगा। और उपाय क्या इजाद करेगा? प्रतिभूतियों को बेचकर और खूब ब्याज इंटरेस्ट देगा और यहाँ से पैसा दोबारा से अपने पास ले जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियली स्टेरिलाइजेशन, ठीक है ना? मतलब कृत्रिम निष्फलीकरण, ठीक है? तो अब यहाँ तक आपने कृत्रिम निष्फलीकरण को देखा, ठीक है? अगला कंडीशन देखो जरा। मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि इसका जो नोट्स है ना, वो मैं आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा, कोई ना कोई माध्यम से, परेशान नहीं होना, है ना? यदि डॉलर की आपूर्ति कम हो, मान लो, इसे सुनिएगा, दूसरा केस, यदि डॉलर की आपूर्ति, ध्यान से सुनिएगा, यदि डॉलर की आपूर्ति कम हो तो मांग, भैया डॉलर की आपूर्ति कम है तो मांग ज्यादा होगी ना, आपूर्ति कम होगी तो मांग ज्यादा होगी। क्या होगी? मांग ज्यादा होगी। और जब मांग ज्यादा होगी तो घरेलू मुद्रा क्या हो जाएगा? ये घरेलू मुद्रा कमजोर हो जाएगा और ये विदेशी मुद्रा अर्थात डॉलर, विदेशी मुद्रा या डॉलर क्या हो जाएगा? ये मजबूत होगा कि नहीं होगा? ये विदेशी मुद्रा अर्थात डॉलर है ना, ये डॉलर मजबूत हो जाएगा। तो आप देखोगे कि जब ये मजबूत हो जाएगा तो इसकी आपूर्ति कम है ना, तो ज्यादा मांग के चलते ये क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। तो घरेलू मुद्रा कमजोर होगी, तो घरेलू मुद्रा को कमजोर होने से कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्या है? कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आयात महंगा हो जाएगा, याद है मैंने बताया था, इसी वजह से पहले बताया था। आयात क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। अब भैया आयात, पूरी हमारी इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा तो हम आयात ही करते हैं, बाहर से लोग सारी चीजों को खरीद के लाते हैं। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा आयात करते हैं तो हमारे यहाँ मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी, कि क्योंकि ये लोग बाहर से ही महंगा खरीद के लाएंगे तो हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को महंगा बेचेंगे, तो खूब बढ़ने लगेगी, तेजी से बढ़ने लगेगी। तो इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई, ध्यान से सुनेगा, इसको मैनेज करने के लिए आरबीआई क्या करेगी कि डॉलर को बेचना शुरू करेगी। आप सोचते होंगे कि आरबीआई डॉलर को बेचती खरीदती कैसे? भैया आरबीआई के पास फॉरेक्स होता है, फॉरेन रिजर्व होता है, एक विदेशी मुद्रा कोष होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है। आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा मुद्रा भंडार होता है। क्या होता है? आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है, विदेशी मुद्रा कोष होता है। तो इस कोष से आरबीआई डॉलर बेचती है। तो जरा देखते हैं कि कितना डॉलर बेच सकती है। ऐसा तो है नहीं मनाया तो जितना, तो आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा कोष से, यानी आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अपने विदेशी मुद्रा कोष से, किससे? अपने विदेशी, ध्यान से सुनिएगा, अपने विदेशी मुद्रा कोष से, अपने विदेशी मुद्रा कोष से ये डॉलर बेचना शुरू कर देगी ताकि आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये जो आरबीआई है, ये 6% से ज्यादा अपने फॉरेक्स का 6% से ज्यादा डॉलर नहीं बेच सकती है, चाहे ये मैनेज हो या ना हो। मतलब कैसे? कि जैसे फॉरेक्स में इसके $100 पड़े हैं तो यह मात्र $6 क्या है?
बेचेगी और इससे ज्यादा नहीं बेचेगी। ये ऐसा कब क्यों क्यों बेच रही है? ध्यान करो, डॉलर की आपूर्ति कम है, हमारे जो आयातक है वो बोल रहे हैं कि हमें पैसा दो ना भाई, वो हमें डॉलर, हम पैसा दे रहे हैं हमें डॉलर दो, बाहर से हमें सामान खरीद के लाना है। तो आरबीआई कोशिश करेगी, आरबीआई कहेगी देखो मेरा फॉरेक्स है, कुछ इसमें मैंने रिजर्व करके रखा है इसी टाइम के लिए, इमरजेंसी के लिए, तुम मुझसे ले लो। तो ये लेते रहेंगे, लेकिन ये 6% से ज्यादा, मतलब ये डॉलर नहीं बेच सकती अपने फॉरेक्स से। कितना? 6% से ज्यादा अपने फॉरेक्स को खाली नहीं बेच सकती है। ठीक है, अब आरबीआई अब क्या करेगी? अगर मान लो कि जो ये कंडीशन है असफल हो गई, पॉसिबल है कि ये कंडीशन असफल हो जाए, 6% बेच दे और फिर भी कोई सुधार ना देखने को मिले, कोई प्रॉब्लम, वो कोई इसमें रिफॉर्म ना देखने को मिले, तो ऐसा भी तो संभव है कि अब कैसे इसे मैनेज किया जा सके। तो देखोगे जरा इसके अंतर्गत कि आरबीआई दूसरा इजाद ढूंढ के लाएगी। तो आरबीआई भारतीय बैंकों में, मैंने पॉलिटी जब पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि भैया जो एनआरआई होते हैं ना, ये भारतीय नागरिक होते हैं, इनको पासपोर्ट धारण करने का अधिकार होता है, ये जमीन भी भारत में खरीदते हैं, वोट डालने का अधिकार होता है, अकाउंट भी खुलता है। तो ये जो एनआरआईओ को आरबीआई क्या कहेगी, अगर ये पहला कंडीशन असफल हो जाता है, तो एनआरआई का जो अकाउंट है कहाँ? भारत में। तो इस अकाउंट पे, एनआरआईओ के अकाउंट पे, एनआरआईज के अकाउंट पे आरबीआई कह देगी कि भैया ज्यादा ज्यादा भारत में पैसा जमा कर दो, तुम्हें ब्याज खूब दिया जाएगा। तो इनका ब्याज दर क्या हो जाएगा? बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए देखो ये थोड़ा सा खतरनाक है, लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय के बाद तो ये पैसे को वापस भी तो ले जाएंगे ना। तो एनआरआई के जब पैसे में, मतलब ब्याज बढ़ा दी जाएगी, तो ये पैसा लेके तो आएंगे नहीं, बाहर कमा रहे हैं तो डॉलर लेके आएंगे। तो इसकी आपूर्ति को, जो आरबीआई को जिसकी जरूरत थी, तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए इसकी आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, लेकिन मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म के लिए तो काम चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये काफी खतरनाक माना जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए खतरनाक माना जा सकता है। तो आरबीआई कहेगी कि रुक जाओ, हम एक काम करते हैं कि कोई और हम तरीका इजाद करते हैं। तो आरबीआई अपने जितनी भी भारतीय कंपनियों को और वाणिज्यिक बैंकों को, आरबीआई कहेगी जो बाहर जो कंपनियां हैं, तो भारतीय कंपनियों को और कॉमर्शियल बैंक्स को, इन्हें बोलेगी कि आप क्या करो कि बाह्य सोर्सेज से एक्सटर्नल क्या करो, कॉमर्शियल बोरोइंग करो, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग करो। कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस ये जान लो कि यह प्रतिभूतियां, ये बैंक और ये प्रतिभूतियां जारी करेंगे विदेशों में, शेयर मार्केट में अपनी, हो सकता है ये प्रतिभूतियां जारी करें और वहां से ये लोग डॉलर लेके आए, वहां से क्या है? डॉलर लेके आए। तो ये ज्यादा से ज्यादा ऋण लेने की इनको अनुमति दे दी जाएगी, इनकी लिमिट क्या कर दी जाएगी? एक्सीड कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। तो वही देखो, ये तत्काल उपाय तो ठीक है, लेकिन जब ये लोग पैसा भी तो लेके जाएंगे ना, देना भी तो पड़ेगा ब्याज, है ना? जब अगर मान लो कि यूरोप की बाजार से भारत के बैंक या भारत की कंपनियां पैसा उठा रही हैं, तो चलो शॉर्ट टर्म में तो हमारा काम चल रहा है, लेकिन लंबी अवधि के लिए, दीर्घकालीन के लिए तो ये बड़ा खतरनाक है। ठीक है, इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा तो लेके जाएंगे ही, साथ में जो ब्याज वाला हिस्सा है वो भी, और प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों लेके जाएंगे। तो लंबी अवधि के लिए ये भी क्या है? खतरनाक है। अब चौथा इसमें से आरबीआई कहेगी कि एक काम कर लो, रुक जाओ जरा, हम थोड़ा सा एक और वो देख लेते हैं, अगर कोई उपाय मिल जाता है। तो आरबीआई भारतीय बैंकों को एक दिशा निर्देश जारी करेगी, और यह अनिवार्य होगा, ये कहा जाएगा इसमें कि आरबीआई अपने जो मतलब भारतीय बैंक को जो गाइडलाइन जारी करेगी कि अनिवार्य वस्तुओं के आयातकों को एक निश्चित मूल्य पर, मतलब एक निश्चित मूल्य पर जो बाजारी मूल्य से कम हो, तो डॉलर की आपूर्ति सुनिश्चित करें। क्या है? डॉलर की आपूर्ति सुनिश्चित करें। क्यों? देखो, ऐसे समझो कि आरबीआई कहती है कि देखो, जो आयातक है, तो अब तो सामान तो हम लाएंगे ही लाएंगे, आयातक तो सामान लाएंगे ही लाएंगे, तो बैंकों से कहेगी, ये जो बैंक है मान लो, ये बैंकों से कहेगी आरबीआई कि जो तुम्हारे पास आए डॉलर को चेंज करने के लिए, तो तुम बाजार में जो रेट है उससे कम दर पे तुम्हें डॉलर को क्या कर देना है? डॉलर को दे देना है, क्योंकि इनके पास भी डॉलर होता है, आरबीआई बैंकों के पास भी विदेशी मुद्रा एक
थोड़ा बहुत छोटा मोटा भंडार होता है। तो बैंकों से कहेगी कि तुम भैया इन लोगों को अपना डॉलर दे दो और इनसे रुपया ले लो, और इसे उस ब्याज दर पे, उस एक्सचेंज रेट पे मत देना, कम दर पे देना। ये बोलेंगे अगर हमें कम रेट पे देंगे तो हमारा फिर जो लॉस जाएगा उसका कौन भरेगा? तो आरबीआई कहेगी कि परेशान मत हो, हम आपका जो ब्याज है, क्या है, हम आपकी जो ब्याज है उसको क्या कर देंगे, भर देंगे, ठीक है। उसकी जो पेनल्टी लगेगी, मतलब जो ब्याज है वो हम भर देंगे, जो आपको लॉसेस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपनाई जाएंगी। साथ ही साथ आरबीआई कह सकती है कि जो देश में विदेशी निवेश से संबंधित नियमों को और सरल बना दिया जाए। आरबीआई कहेगी भारत सरकार से कि भैया तुम भी आप कुछ कर लो जरा, और आरबीआई साथ में करेगी। तो जो विदेशी निवेश है, मान लो जैसे भारत की बात करें, तो जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस, विदेशी निवेश से संबंधित, यानी निवेश से संबंधित, कौन से निवेश, विदेशी निवेश से संबंधित नियम सरल बना दिए जाएंगे, नियम सरल बना दिए जाएंगे। और यही आरबीआई सरकार से भी कहेगी कि भैया जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, ये टैक्सेशन सिस्टम को थोड़ा सा सरल बना लो। ये आप इतना इतना टैक्स लगाते हो, टैक्स को भी क्या कर लो, टैक्स को कम कर लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि विदेशी निवेश बढ़ेगा, तो ये लोग डॉलर तो ही लेके आएंगे ना, आरबीआई से रुपया लेंगे, तो डॉलर की आपूर्ति क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी, ठीक है। अभी एक और है, और आरबीआई क्या करेगी या भारत सरकार, कि जो गैर अनिवार्य वस्तुएं हैं, ये क्या है, गैर अनिवार्य वस्तुएं, गैर अनिवार्य वस्तुएं, गैर अनिवार्य वस्तुएं, ये जो गैर अनिवार्य वस्तुएं हैं, इन पे जो आयात को इस पे गतिरोध उत्पन्न कर दिया जाएगा। हो सकता है कि ड्यूटी, जो ड्यूटी है, मतलब हाइक कर दिया जाए, बहुत ज्यादा हाइक कर दिया जाए। जैसे गैर अनिवार्य अनिवार्य वस्तुएं का मतलब, मान लो कि जैसे कि ये एप्पल का आईफोन है, एप्पल का आईफोन है, अरे भैया इतनी महंगी क्या जरूरत है, आप अमेरिका से लेके आते हो, इतना डॉलर देते हो, तो इसे लेने की क्या जरूरत है। तो एप्पल को क्या कर देगी कि इसमें खूब ड्यूटी लगा देगी, बैन तो नहीं करेगी, कह देगी कि इसमें से 200% का क्या है कि चार्ज लगेगा। तो भैया एप्पल का फोन मिल रहा है 100 रुपए का, तो और वहां बना रहा है, बेचा जा रहा है, अब 200% का ड्यूटी तो मिलेगा भारत में 300 रुपए का, तो कोई नहीं खरीदेगा, क्या है, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो ये सारी चीजें, ये असर देखने को मिलेगा, देखो ये असर देखने को मिलेगा। तो दोबारा से सुनो, मैंने इतना सब डिटेल से देखो, भारतीय मुद्रा, सॉरी, विदेशी मुद्रा की तुलना में हमें अपने एक्सचेंज रेट को क्या कर रहे थे, हम डिटरमाइन कर रहे थे, निर्धारित कर रहे थे। तो भैया मैं इसके अंतर्गत आपको कितना डिटेल से समझाया, और देखो कि जो तीनों सिस्टम को भी बताया कि जो तीनों सिस्टम यूज करे जाते हैं। एक पहला, दोबारा से सुन लो, बस थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। क्लीन फ्लोट सिस्टम, क्लीन फ्लोट सिस्टम, फ्लोट सिस्टम, क्लीन फ्लोट सिस्टम। दूसरा होगा मैनेज सिस्टम या डर्टी, मैनेज सिस्टम, या डर्टी भी बोलते हैं, डर्टी सिस्टम। और अगला है पैक्ड सिस्टम, पैक्ड, पैक्ड। देखो, क्लीन फ्लोट सिस्टम, विकसित देश जैसे अमेरिका इसे यूज करते हैं, सारी चीज ये बाजारी ताकतों पे होता है, और इस पे किसी प्रकार का वहां की रिजर्व बैंक, वहां की फेडरल बैंक का कोई इंटरवेंशन नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसमें मैनेज सिस्टम में एक परिसीमन तय कर दिया जाता है, और हमारी रिजर्व बैंक इसका वेट करती रहती है। अगर सारी चीजें इसी के अंदर हैं तो कोई बात नहीं है, अगर अंदर नहीं है तो आरबीआई हस्तक्षेप करेगी, आरबीआई क्या करेगी, हस्तक्षेप करेगी। पेक्ड सिस्टम क्या है, यह स्टार्टिंग से ही निर्धारित कर देते हैं कि देखो इतने, अगर हमने बोल दिया कि जैसे ये चाइना यूज करता है कि $1 पे अब 20 ही चाइनीज मुद्रा होगी, तो मतलब इतना ही होगी, फिर ये घटे बढ़ेगा नहीं, ये घटे बढ़ेगा। तो चाइना ये जो पेक्ड सिस्टम को क्यों यूज करता है, और हमेशा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता रहता है, हमेशा मुद्रा का अवमूल्यन करता रहता है। तो जरा ये देख लो कि ये ऐसा क्यों करता है, ठीक है ना। सॉरी, घरेलू मुद्रा के सस्ते होने के कारण चीन को क्या उपलब्ध लाभ होगा, और ये ऐसा क्यों करता है, तो जरा इसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं,
देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो जरा देखो, घरेलू मुद्रा, घरेलू मुद्रा के सस्ते, घरेलू मुद्रा के सस्ते होने के कारण, होने के कारण, कारण चीन को क्या लाभ है, चीन को क्या लाभ है, कुछ तो लाभ होगा, क्या लाभ है। चाइना हमेशा मुद्रा का अपनी अवमूल्यन क्यों करता है, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा कि चाइना अपनी मुद्रा का हमेशा क्यों अवमूल्यन करता है, क्यों गिराता रहता है, उसके पीछे कुछ कारण क्या है, इसको हमको देखना है कि ऐसा चाइना क्यों करता है। पहले तो ये देख लो, आपको मैंने बताया कि चाइना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता रहता है, गिराता रहता है, किसकी, विदेशी मुद्रा की तुलना में, तो अपनी मुद्रा को हमेशा कमजोर करता है, ठीक है। क्यों, कैसे करता है, पेग्ड सिस्टम यूज करता है। तो चीन की जो सेंट्रल बैंक है, ये जो चीन की सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, घरेलू मुद्रा की जो दर है, जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, ये तय करने के लिए, तय करने के लिए, तय करने के लिए, तय करने के लिए पेग्ड सिस्टम का यूज करता है, PEEGD, पैक्ड सिस्टम क्या है, ये हमेशा पैक्ड सिस्टम को यूज करता है। चाइना अपनी मुद्रा को तय करने के लिए विदेशी मुद्रा की तुलना में कौन से सिस्टम को, पैक्ड सिस्टम को यूज करता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत चीन अपने घरेलू मुद्रा, जो भी उसका घरेलू मुद्रा है, तो उसके विनिमय दर को अमेरिकी डॉलर की तुलना में तय करता है, और विदेशी मुद्रा के आगमन और पलायन के बावजूद भी उसकी घरेलू मुद्रा का विनिमय दर किसी भी प्रकार से कभी परिवर्तित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से निर्धारित कर चुका है कि देखो, ये डॉलर की तुलना में अगर हमारी ये मुद्रा इतनी रहेगी, बाजारी ताकतों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बाजारी ताकतों का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे मुद्रा का जितना आगमन हो या चाहे जितना पलायन हो, तो घरेलू मुद्रा के विनिमय दर पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो चीन की अर्थव्यवस्था में आयात कम और निर्यात ज्यादा है। क्यों? क्योंकि चाइनीज जो इकोनॉमी है, चाइना की अर्थव्यवस्था है, वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। क्या है? निर्यात इकोनॉमी है। निर्यात इकोनॉमी क्यों? क्योंकि चाइना सारी चीज बनाता है और बाहर देशों में भेजता है। चाइना की जो अर्थव्यवस्था है, ये इकोनॉमी, ये पूरी मतलब एक्सपोर्ट इकोनॉमी है। क्या है? निर्यात इकोनॉमी है। कैसे? जरा इसे समझिएगा। देखो, चीन की अर्थव्यवस्था में आयात कम है, ये आयात कम करते हैं, आयात कम करते हैं और निर्यात ज्यादा करते हैं, निर्यात ज्यादा करते हैं। अब ध्यान होगा आपको, मैंने क्या बताया था। अब यही इसका लॉजिक और इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखो, ये लोग निर्यात ज्यादा करते हैं, क्या करते हैं, ये ज्यादा करते हैं। तो जब निर्यात ज्यादा करेंगे, तो ये अपनी मुद्रा को कमजोर करेंगे कि या मजबूत बनाएंगे, भैया ये कमजोर करेंगे। जब जब इनकी मुद्रा कमजोर होगी, तो आप देखोगे कि इनका निर्यात उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। यहाँ की इकोनॉमी वो निर्यात एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, पूरी किस पे, निर्यात पे निर्भर है। अब कैसे, जरा थोड़ा सा उदाहरण से समझो कि मान लो कि 1 डॉलर बराबर 20 चाइनीज मुद्रा, 20 चाइनीज मनी है, चाइनीज मुद्रा है, ठीक है। 20 चाइनीज मुद्रा 1 डॉलर के बराबर। लेकिन अगर ये कमजोर कर देते हैं, 10 डॉलर, मतलब 1 डॉलर के बराबर 10 चाइनीज मुद्रा, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर चाइना से कोई देश कुछ खरीदने आता था और डॉलर लेके ही आएगा, तो चाइना कहेगा कि ये लो भैया, अब हमने क्या कर दिया है, अपनी मुद्रा को कर लिया है कमजोर। तो आपको वो चीज तो मिलेगी, वो वस्तु तो मिलेगी, साथ में हम क्या करेंगे, आप 1 डॉलर पे करोगे, अब हम साथ में आपको कुछ और चीज भी वापस कर देंगे, साथ में कम्फर्ट गोल मिठाई टॉफी वापस कर देंगे। वही ध्यान है आपको, जब आप कहाँ जाते हो, बाजार जाते हो, तो उसके पास चेंज नहीं होता, तो गोल मिठाई कुछ ना कुछ पकड़ा देता है, टॉफी शॉफी, है ना। तो वैसे ही तो चाइना कहेगा कि एक काम करो, या फिर आप 2 मोबाइल ले लो, मतलब अगर एक मोबाइल पहले मिल रहा था 20 पे,
$1 पे तो अब हमने अपनी मुद्रा हमारी कमजोर हो गई है, तो अब 2 मोबाइल आपको मिलेगा। क्या? 2 मोबाइल मिलेगा। तो इसका निर्यात बढ़ा ना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लोग इससे खरीदेंगे, ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे, सस्ता उपलब्ध करवा रहा है, अच्छा उपलब्ध करवा रहा है, तो ऑब्वियस लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो इसका निर्यात बढ़ा कि नहीं बढ़ा? निर्यात बढ़ा। तो चाइना की जो अर्थव्यवस्था है वो आयात आधारित नहीं है, वो निर्यात आधारित है, क्योंकि अधिकांश संसाधन चीन में, सारे संसाधन लगभग चीन में उपलब्ध हैं। तो आयात पर इसकी आश्रितता, डिपेंडेंसी बहुत कम है। तो इसके चलते ये हमेशा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता रहता है। क्या करता रहता है? अवमूल्यन करता रहता है, अपनी मुद्रा को गिराता रहता है, कमजोर करता रहता है, ताकि उसका निर्यात बढ़ सके। क्या है? ताकि उसका निर्यात बढ़ सके। आगे देखो, अब देखो, मुद्रा सस्ते होने के कारण विदेशी मुद्रा को बल मिलता है, वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो इससे निर्यात बढ़ेगा। इसीलिए चाइना अपनी मुद्रा को कमजोर रखता है, और जब 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 चीन का निर्यात प्रभावित होता है, चीन अपनी मुद्रा को क्या कर लेगा, गिरा लेगा, अवमूल्यन कर लेगा, और मुद्रा के एक्सचेंज रेट को, विनिमय दर को इस प्रकार परिवर्तित होने के कारण चीन की अर्थव्यवस्था पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, अब ऑब्वियस है कि जब चीन की अर्थव्यवस्था हमेशा सकारात्मक तौर से वर्क करेगी, सकारात्मक वर्क करेगी, इसका निर्यात हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसका निर्यात हमेशा ज्यादा रहेगा, तो हमारे जैसे देशों को, या फिर ऐसे देशों को जो लॉस होगा, हमारा अब ऑब्वियस है कि हमारा निर्यात क्या हो गया, देखो इसने सस्ता कर दिया, तो हमसे अब तो कोई खरीदने आ ही नहीं रहा है, क्योंकि चाइना क्यों सस्ता कर दिया मैं बताऊंगा, और भी कारण है इसके। तो अब हमारे निर्यात पे असर देखने को मिलेगा, मतलब हमारे निर्यात पे, जैसे कि भारत के या हमारे जैसे देशों के निर्यात पे डायरेक्टली असर देखने को मिलेगा। ठीक है ना? यहाँ तक आपने देखा। इस प्रकार परिवर्तित होने की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था पे जब सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो भारत समेत जितने भी दुनिया के देश होंगे, इन पे, इनकी अर्थव्यवस्थाओं पे नकारात्मक असर पड़ेगा। अब जैसे कि कैसे, कि मान लो विकसित विनिर्माण से संबंधित इकाई का जो पलायन है, वो चीन जैसे देशों की ओर होता है, जितनी भी सारी चीजें हैं सब चीन की ओर हो रहा है, तो चीन से होने वाला जो सस्ता निर्यात है, जो इसकी वजह से अन्य देशों को काफी क्षति होगी, काफी लॉस बनाएंगे, काफी उनका कोई निर्यात ही नहीं होगा, उनका सामान बिकेगा ही नहीं, और विदेशी निवेशक चीन को भी वरीयता देंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्वियस है, अब सस्ता है, पैसा वो लोग कम कर रहे हैं, मतलब चीनी मुद्रा अपना एकदम कमजोर है, तो ज्यादा से ज्यादा चीन में जाके चीजें खरीद सकेंगे, तो विदेशी जो होंगे वो क्या करेंगे, चाइना में निवेश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा चाइना में लगाएंगे, तो उनकी इकोनॉमी का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसके कारण भारत में जो निवेश भी क्या होगा, प्रभावित होगा। तो देखो, निर्यात भी प्रभावित हुआ और निवेश भी प्रभावित हुआ, निवेश भी क्या हुआ, प्रभावित हुआ। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में आप देखोगे जितना भी चीनी सामान है, पाट दिया गया है, पूरा चीनी उत्पाद से पूरे विश्व को पाट दिया गया है, और सस्ती दर पे ये लोग उपलब्ध करवाते हैं, अच्छा सामान उपलब्ध करवाते हैं। तो इसके चलते कि भारत समेत दुनिया के जितने भी देश हैं, उनका जो प्रोडक्शन है, उनका उत्पादन, वो भी प्रभावित होगा। और जब उनका उत्पादन प्रभावित होगा भैया, जब हमसे कोई चीज खरीदेगा ही नहीं, तो हम उत्पादन अगर हमारा कम होगा, प्रभावित होगा, तो ऑब्वियस है रोजगार ही नहीं मिलेगा, तो बेरोजगारी क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी, उत्पन्न होगी, तो चीन में आ रहे निरंतर निवेश के कारण, चीन से बढ़ते निर्यात के कारण, चीन में जो विदेशी मुद्रा का भंडारण है वो सामान्य से ज्यादा हो जाएगा। और जब विदेशी मुद्रा, चीन का जो फॉरेक्स सामान्य से ज्यादा हो जाएगा, तो पूरे विश्व का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, उसको डिसबैलेंस वो कभी भी कर सकेगा, उसको कभी भी डिसबैलेंस कर सकेगा। तो अब आपने सुना कि चाइना अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों कर लेता है, इसी वजह से चाइना हमेशा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर लेता है। एक बार इस कहानी को और सुनो, देखो, चाइना की अर्थव्यवस्था, इसे सुनो, कहाँ जा रहा है, चाइना की अर्थव्यवस्था है ना, वो चाइना की अर्थव्यवस्था पूरी निर्यात पे आधारित है। वहां चीजों का जो प्रोडक्शन है वो बल्क में होता है, किस पे,
बल्क में होता है। बल्क का मतलब यहाँ क्या होता है कि जैसे एक लाइन पे 10 किलोमीटर अगर मोबाइल बन रहे हैं तो वही वही बन रहे हैं। तो इसमें से जो कॉस्ट होता है जैसे कि परिवहन का कॉस्ट है वो कम हो जाता है। साथ में वहाँ जो सरकार है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। क्या है? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। सारी चीजों पे वही का कंट्रोल होता है। तो जो श्रमिक वर्ग है तो आप देखोगे कि मतलब ऑर्गेनाइज टाइप है, सरकार के साथ है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ दंगे फ़साद ऐसी चीज़ें मतलब होता तो है लेकिन दबा दिया जाता है, तो ये नहीं होता है। तो लोगों का आकर्षण उधर बढ़ता है, लोगों का आकर्षण, निवेश का आकर्षण भी उधर बढ़ता है। और साथ में ये अपनी मुद्रा को जब गिरा लेगा, कमज़ोर कर लेगा, तो इसका निर्यात क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। क्यों? ऐसे मान लो कि जैसे मैंने वही तो उदाहरण दिया कि अगर चाइनीज़ 20 चाइनीज़ मुद्रा $1 के बराबर है और अब अगर इसने कमज़ोर कर लिया है, तो अब अगर 30 मतलब उसको जो चाइनीज़ मुद्रा है तो अगर कमज़ोर करेगा, तो अगर $1 के बराबर 30 चाइनीज़ मुद्रा हो जाएगा। $1 के बराबर कितना? 30 चाइनीज़ मुद्रा हो जाएगा। तो अगर जब $1 के बराबर 30 चाइनीज़ मुद्रा हो जाएगा, तो कहेगा कि ये लो भैया तुम जो डॉलर लेके आए हो, तो तुम एक काम करो ज़रा, क्या काम करो कि हमसे मोबाइल भी ले जाओ और मोबाइल के साथ-साथ कुछ हमसे चाइनीज़ मुद्रा भी लेते जाओ। जैसे थोड़ा-सा देख लो, है ना? अच्छा मैंने वहाँ एक एग्ज़ाम्पल लिखा था, तो बताया सही था बस एग्ज़ाम्पल मतलब डेटा थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था। बस 1 मिनट पहले तो उसे यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लो कि $1 कितने चाइनीज़ मुद्रा के बराबर है? 20 चाइनीज़ मुद्रा के बराबर है। अब चाइनीज़ मुद्रा हुआ कमज़ोर, तो जब कमज़ोर होगा चाइनीज़ मुद्रा जब कमज़ोर होगा, तो मान लो ये 30 चाइनीज़ मुद्रा हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना? अब मान लो कि ये यूएसए है, ये चाइना है। चाइना के पास एक मोबाइल खरीदने जाता है। इसको पहले एक जो मोबाइल है, वो $1 पे कितने पे? $1 पे मोबाइल मिलता है। ठीक है? $1 यहाँ 20 मुद्रा के बराबर है। लेकिन जो चाइना में मोबाइल बन रहा है, तो वो चाइनीज़ मुद्रा पे ही सारा सब कुछ खेल हो रहा है, सब काम हो रहा है। तो चाइना कहेगी कि देखो भाई मोबाइल लेने आए हो, यूएसए के व्यक्ति को बोलेगी, तो लो $1 हमें दे दो, $1 क्या कर दो ये $1 हमें दे दो, तो हम आपको एक मोबाइल दे देंगे और कुछ रुपया लौटा देंगे क्योंकि हमने अपनी मुद्रा को कमज़ोर कर लिया है। ठीक है? अब समझ आया क्यों ये कमज़ोर किया है? क्योंकि इसकी इकोनॉमी ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात पे आधारित है। तो इससे कमज़ोर होने से निर्यात क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। रुपए या घरेलू मुद्रा के कमज़ोर होने से निर्यात सस्ता हो जाता है। तो वही चीज़ है सारी चीज़ मैंने जो आपको समझाया। तो चाइना हमेशा अपनी मुद्रा को गिराता रहता है। यही कारण है कि चाइना जब अपनी मुद्रा को गिराएगा तो उसका निर्यात बढ़ेगा, तो दूसरे देशों का निर्यात प्रभावित होगा। अब चाइना की ओर निवेशक भी पैसा को उसने क्या कर लिया? कमज़ोर कर लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना में लोग खरीद सकेंगे, तो निवेशक भी आकर्षित होंगे। तो चाइना के पास जो फॉरेक्स है, खूब बड़ा हो जाएगा। तो अब देखो अगर किसी के पास हद से ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए, तो उसका मिसयूज़ वो कभी भी कर सकता है। तो चाइना भी हमेशा डराता रहता है। जिस दिन चाइना अपने फॉरेक्स को मान लो $3000 का उसका फॉरेक्स है, 3000 करोड़ डॉलर का फॉरेक्स है, तो जिस दिन वो मार्केट में फॉरेक्स को मतलब पूरा पंप कर देगा डॉलर, तो डॉलर की औकात जो आज हमारे रुपए में डॉलर मान लो कि 70 पे है, अगर चाइना पूरी मार्केट में अर्थव्यवस्था में डॉलर को जिस दिन पंप कर देगा, तो डॉलर की औकात कितनी हो जाएगी? इसकी औकात ₹1 पे आ जाएगी या इससे भी कम हो सकती है, इससे भी कम हो सकती है। तो चाइना हमेशा डराता रहता है। क्या करता रहता है? हमेशा चाइना डराता रहता है। ठीक है? तो अब आपको कुछ क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। ये चैप्टर हो गया समाप्त, मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो चैप्टर है समाप्त। तो पहले तो हमने कितने चैप्टर समाप्त कर लिए ये मैं बता देता हूँ। देखो, हमने कौन-कौन से चैप्टर इंट्रो 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 के साथ-साथ हमने देखा दूसरा चैप्टर इन्फ्लेशन 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 इंट्रो में करीब ये 3 घंटे या 2 घंटे का 3 घंटे का चैप्टर है। इन्फ्लेशन करीब 4 घंटे का चैप्टर है। फिर आया मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये करीब 7 घंटे का, तो 7 4 11 3 14 घंटे का
ये टॉपिक मैराथन का लगभग तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये सारा इसका जो नोट्स है मैं आपको नोट्स करवा दूंगा कोई ना कोई माध्यम से, आप परेशान नहीं होना है। तो ये आपको अब क्वेश्चन लिख लेना है मेंस के। ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिख लेना है मेंस के। चलो मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ आपको, है ना। पहला क्वेश्चन लिखो। काफी हमने पढ़ लिया है ना कि, तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ और पेज जोड़ लेते हैं, है ना, कुछ और पेज जोड़ लेते हैं। चलो कैसे पेज और जोड़ेंगे, जुड़ तो जाएगा। चलो लिख लो, मॉनेटरी पॉलिसी ये चैप्टर खत्म हो गया है। मॉनेटरी पॉलिसी ये चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो पीटी के मैं क्लास में ही करवाऊंगा और इसे आपको सबमिट करना है। तो मेंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, लिखिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, मैं लिखता भी जाता हूं, किसी भी देश की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर घरेलू मुद्रा के, अर्थव्यवस्था पर घरेलू मुद्रा के, घरेलू मुद्रा के विनिमय दर पर, घरेलू मुद्रा के विनिमय दर पर, विनिमय दर पर, विनिमय दर का लिखिएगा, विनिमय दर का प्रभाव, विनिमय दर का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, किस प्रकार पड़ता है, किस प्रकार पड़ता है। चीन द्वारा, चीन द्वारा अपनी घरेलू, अपनी घरेलू, अपनी घरेलू मुद्रा के, अपनी घरेलू मुद्रा के अवमूल्य के पीछे, अवमूल्यन के पीछे, अवमूल्यन के पीछे उपस्थित, स्थित कारकों को समझाते हुए, कारकों को समझाते हुए, समझाते हुए, कारकों को समझाते हुए स्पष्ट करें, सॉरी स्पष्ट, स्पष्ट करें इसका प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार पड़ता है। स्पष्ट करें, अभी वही क्वेश्चन है कि इसका प्रभाव, इसका प्रभाव विश्व की अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था, विश्व की अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार पड़ता है, किस प्रकार पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जरा क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देख लो कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। भारत में उपस्थित, लिखिए, भारत में उपस्थित, भारत में उपस्थित उन माइक्रो एंड मैक्रो, सारे के क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो एंड मैक्रो कारकों का, कारकों का उल्लेख करें, उल्लेख करें जो भारतीय अर्थव्यवस्था में समृद्धि को बल देती है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में समृद्धि को, समृद्धि को बल देती है, बल देती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो
ये चैप्टर हुआ समाप्त, 2 क्वेश्चन लिखना है और हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं।